हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या में भारत के RAW का हाथ बता दिया है इस पाकिस्तानी राजदूत ने। आखिर क्या है इसके पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश, तो वहीं बताएंगे। आसमान में गरजेंगे दहाड़ेंगे राफेल, तेजस और मिराज, भारत करने जा रहा ये बहुत बड़ा काम। तो वहीं लद्दाख में क्या कम होगी चीन की चाय चाया और बढ़ेगी आखिर किन मुद्दों पर ड्रैगन से हुई बात, क्या ड्रैगन माना या नहीं, तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में फ्रांस ने किया था अंधाधुंध खर्च, अब निशाने पर आए हैं राष्ट्रपति मैक्रोन। बताएंगे किसने किया है ये बड़ा खुलासा, क्या है इसके मायने। तो वही ईरान ने लहरा दिया मस्जिद पर लाल झंडा, इजराइल से इंतकाम का कर दिया खुला ऐलान। तो वही बताएंगे किसने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं और निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने उगला जहर, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या में भारत के RAW का बता दिया हाथ। बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी निशान के हानिया की हत्या में भारत की भूमिका की बात कह दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया दोस्तों भारत में। पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने हानिया की हत्या में भारत को इजराइल की मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या में भारत की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रॉ के कई अंडर कवर एजेंट ईरान में मौजूद है, हम सभी को कमांडर कुलभूषण जाधव याद है। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या जवाब देंगे इस पूर्व पाकिस्तानी राजदूत को जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी निशान के भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, उगला भारत को लेकर जहर। ऐसे में आपकी राय, आपका जवाब तो बनता ही है। जो भारत को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है, लगातार भारत के इमेज को डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं ये पाकिस्तानी। हालांकि वो बात अलग है कि ये लोग हर मंसूबों में फेल हो जाते हैं और भारत की हमेशा की तरह सत्य की तरह विजय हो जाती है। तो वहीं बता दें, दहाड़ेंगे राफेल विमान, तेजस और मिराज, आसमान में गरजेंगे 30 देशों के लड़ाकू विमान, में जवान है अपना भारत। दरअसल अगस्त और सितंबर महीने में भारत तरंग शक्ति 2024 नाम से प्रोग्राम आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में दुनिया भर के 30 देश अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स की कलाबाजी दिखाएंगे। दुनिया के इस सबसे भव्य आयोजन में भारत भी अपनी सैन्य दमखम का प्रदर्शन करने वाला है। वायुसेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 51 देशों को आमंत्रण भेजा गया, जिसमें से अभी 30 ही हिस्सा ले रहे हैं इस महा हवाई अभ्यास में। वायुसेना के LCA तेजस, मिराज 2000 से लेकर राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। IAF अधिकारियों के मुताबिक हिस्सा लेने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और बांग्लादेश शामिल है। इसमें 10 देशों की वायुसेना और 20 देश पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत के 2 प्रमुख रक्षा साझेदार रशिया और इजराइल भाग नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह युद्ध में व्यस्त होना बताया गया है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने कहा है कि यह अभ्यास भारत के सैन्य दमखम को प्रदर्शित करेगा और रक्षा क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा इस तरंग शक्ति आयोजन को लेकर। तो वहीं बता दें, लद्दाख में अब कम होगी चीन की चाय चाय, भारत से कई मुद्दों पर ड्रैगन ने की बात। बता दें, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लंबे समय से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के लिए बुधवार को रचनात्मक कूटनीतिक वार्ता की। और ये वार्ता भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र के ढांचे के तहत दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने के लिए उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि शांति और स्थिरता की बहाली तथा LAC के प्रति सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक आधार है। तो वहीं दोस्तों, बातचीत तो बहुत बार हुई है चीन के साथ भारत की, लेकिन हर बार चीन ने अपनी औकात दिखाई दी है। इस बार भी शांति की बात की जा रही है कि चीन कहीं ना कहीं चाय चाय कम करेगा, लेकिन रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चीन अपनी चाल छोड़ने वालों में से नहीं है, वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किंग चार्ल्स के स्वागत में फ्रांस ने किया अंधाधुंध खर्च, निशाने पर आए राष्ट्रपति मैक्रोन। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी विलासिता और शाही खर्च को लेकर चर्चा में है। फ्रांस के सार्वजनिक लेखा परीक्षा कार्यालय ने विदेशी मेहमानों के स्वागत में अंधाधुंध खर्च की बात की है। कार्यालय ने बताया कि पिछले साल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आयोजित राजकीय डिनर में कई मिलियन यूरो खर्च कर दिए गए। ये खबर ऐसे समय में आई है जब फ्रांस की सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो वर्तमान सार्वजनिक व्यय को नहीं वहन कर सकता है। सितंबर 2023 में फ्रांस ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और उनकी पत्नी रानी कैमिला के लिए 17वीं शताब्दी के वर्सेल्स पैलेस के प्रसिद्ध हॉल ऑफ मिरर्स में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस दौरान खाने में ब्लू लॉबस्टर, मशरूम ग्रेटिन के साथ ब्रेसे फ्रेंच पोल्ट्री और फ्रेंच और अंग्रेजी चीजों का वो परोसा गया था। सोमवार को कोर्ट डेस कॉम्पटेस की तरफ से जारी हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भव्य भोज में फ्रांसीसी सरकार का $5,13,427 का नुकसान हुआ, यानी कि €4,75,000 का नुकसान हुआ। इसमें से सिर्फ खान पान में €1,66,000 खर्च हुए। फ्रांस में कोर्ट डेस कॉम्पटेस राज्य के बजटों पर नजर रखता है। ऐसे में भारत फ्रांस से और अधिक पनडुब्बी और लड़ाकू विमान खरीदे, इसको लेकर पीएम मोदी को मनाने के लिए उत्सुक मैक्रोन ने जुलाई 2023 में एक भव्य आयोजन किया था। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें फ्रांसीसी सरकार के €4,42,000 खर्च हुए। वैसे में फ्रांस में घिरते नजर आए हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो वहीं बता दें, वायनाड भूस्खलन पर चीन के बाद मालदीव का भी मार्मिक बयान। राष्ट्रपति मुइजू ने कहा अकल्पनीय त्रासदी। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू अब भारत के आगे झुकते नजर आ रहे हैं और वो कुछ भी करने को तैयार है भारत के साथ फिर से रिश्ते को स्थापित करने के लिए। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि वो केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने वायनाड में हुए भूस्खलन को अकल्पनीय त्रासदी कहते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने बुधवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुइजू ने कहा कि ये एक अकल्पनीय त्रासदी है। मुइजू से पहले चीन की ओर से भी वायनाड भूस्खलन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया था। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति बनते ही मुइजू भारत को अकड़ दिखाने लगे थे। भारत के शांत रहने के बावजूद भी भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे थे मालदीवियन राष्ट्रपति, और वो चीन के पाले में जाकर जिनपिंग के गोद में जाकर बैठ गए थे। अब जब चीन ने लात मारा उसके बाद अब भारत के पास वापस से आते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? लेकिन आपको बता दें, वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 167 पहुंच चुकी है। नदी में तैरती दिखाई दी है लाशें। दोस्तों आपको बता दें, वायनाड लैंडस्लाइड पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया अपने वाक्य के द्वारा कि उन्होंने 23, 24 और 25 और 26 जुलाई को 4 अर्ली वार्निंग भेजी थी। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना को लेकर बयान देते हुए कहा कि इस घटना में जितने भी लोगों की जानें गई है उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में ये अर्ली वार्निंग कर रहे हैं। अंग्रेजी के जितने भारी भरकम शब्द है ये बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल की सरकार को 23 जुलाई को ही अर्ली वार्निंग केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। केरल सरकार को 23, 24 और 25 जुलाई को अर्ली वार्निंग दी गई थी। अमित शाह जी ने कहा कि 26 जुलाई को यह कहा गया कि 20 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, मड भी आ सकता है और कुछ लोग दबकर मर भी सकते हैं। हमारी अर्ली वार्निंग तो पढ़िए, जरा आगे आगे ना बोलिए। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, ईरान ने लहरा दिया मस्जिद पर लाल झंडा। इजराइल से इंतकाम का कर दिया खुला ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बदला लेने को तड़ा पर उठा है ईरान। मुख्य मस्जिद पर लाल झंडा लगाकर इजराइल के खिलाफ इंतकाम का कर दिया बड़ा ऐलान। इससे पहले भी कब उसने लाल झंडा लहराया है वो भी आपको बताएंगे। बता दें, इजराइल द्वारा उसके कट्टर दुश्मन हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिरा देने के बाद ईरान भड़का हुआ है, क्योंकि इजराइल ने हानिया को मारने के लिए उसी की राजधानी तेहरान को चुना। हमास चीफ ईरान के राजकीय मेहमान थे। वहां वे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने गए थे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल को उसके किए की कठोर और दर्दनाक सजा दी जाएगी। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई तो हानिया की हत्या का बदला लेना ईरान का कर्तव्य बता डाला। जी हाँ, इस बीच ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जमकारान मस्जिद पर बदले का लाल झंडा लगा दिया। जी हाँ, ईरानी मीडिया में जमकारान मस्जिद पर झंडा लगाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इस मस्जिद पर झंडा लगाने का मतलब यह है कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस झंडे के बारे में और जानकारी से पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च नेता खामेनेई ने क्या कहा। ईरान के सरकारी मीडिया में जारी किए गए बयान के अनुसार खामेनेई ने कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई, उनका बदला लेना अब हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, जमकारान मस्जिद पर इस झंडे को बदले का झंडा कहा जाता है। ये तब फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। इससे पहले शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। पीएम नेतन्याहू ने भी ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दे डाली। जी हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी देते हुए
हुए कहा कि किसी भी मोर्चे पर कोई भी हमला हुआ तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि नेतन्याहू का ये बयान तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये और बेरूत में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ नेता की हत्या के बाद सामने आया है। नेतन्याहू ने क्लियर कह दिया कि इजराइल पर कोई भी हमला हुआ तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे में दोस्तों हमारा आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना ताकतवर है ईरान, क्या इजराइल से बदला ले पाएगा इस हत्या का? देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है। तो वहीं आपको बता दें, चीन में ईसाइयों पर बहुत बड़ा संकट, सीपीसी सरकार लिख रही नई बाइबल, यीशु को बताया जाएगा हत्यारा। जी हाँ, चीन में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का अस्तित्व खतरे में है। दोस्तों दुनिया भर में हर किसी को अपनी पसंद के भगवान की पूजा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन चीन में ऐसा लगता है कि सीसीपी खुद को भगवान बना रही है। जी हाँ, सीसीपी चाहती है कि लोग अपने विश्वास को छोड़कर पार्टी की सेवा करें, ना कि किसी ईश्वरीय आकृति के सामने झुके। जी हाँ, चीन सरकार अब नई बाइबल लिख रही है। बाइबल के इस नए संस्करण यीशु की छवि को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की योजना है। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी एक 10 साल के प्रोजेक्ट के तहत बाइबल को चीनी भाषा में फिर से लिखने और पुनर्व्याख्या करने में जुटी है। इस नए चीनी बाइबल में एक चौंकाने वाला बदलाव यह है कि यीशु को एक हत्यारे के रूप में दर्शाया जाएगा। चीन में लगभग 130 मिलियन लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 2017 में 19वें पार्टी कांग्रेस के दौरान सीसीपी अध्यक्ष शी जिनपिंग ने चीनी धर्मों के सिंसाइजेशन और धर्म और समाजवाद के सह अस्तित्व के लिए सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने की अपनी मंशा घोषित की थी। अब वैसे में ईसाइयों को भी नहीं छोड़ रहा है चाइना। तो वहीं बता दें, यूक्रेन को मिला पहला F-16 फाइटर जेट, रशिया के लिए कितना होगा ये खतरनाक? दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर में अब F-16 फाइटर जेट की गूंज सुनाई देगी। अमेरिका ने यूक्रेन के महीनों की मांग के बाद रूसी मिसाइल हमलों के हमले से निपटने के लिए पहला F-16 लड़ाकू विमान भेजा है। यूक्रेन लंबे समय से ये मांग करता आ रहा था कि उसे रूसी मिसाइल के हमले से निपटने के लिए F-16 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। F-16 दुश्मन की हवाई रक्षा में माहिर माना जाता है। F-16 ध्वनि की गति से दुगनी गति से उड़ सकता है और उनकी अधिकतम सीमा 2000 मील यानी 3200 किलोमीटर से अधिक है। इससे रशिया के लिए यूक्रेन का मुकाबला और खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका यूक्रेनी पायलटों को F-16 जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पायलटों के पहले समूह को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पहले बैच में कितने जेट दिए गए हैं या फिर किन देशों ने उन्हें प्रदान किया। तो वहीं बता दें, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की नाक में दम कर रहे हैं पाकिस्तानी। गल्फ देश जाकर मांग रहे भीख। महिलाओं के साथ क्या क्या किया जानकर हो जाएंगे हैरान। बता दें, गल्फ देशों की नजर में पाकिस्तान क्या है, ये जानकारी सबको हैरान कर देगी। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान को भिखारियों का देश समझने लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान हमेशा से खुद को मिडिल ईस्ट में अमीर मुस्लिम देशों का सबसे करीबी दिखाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, लेकिन इन देशों की नजर में पाकिस्तान क्या है, ये जानकारी सबको हैरान कर देगी। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान को भिखारी का देश समझने लगे हैं। समझने क्या लगे हैं दोस्तों, वाकई में भिखारी देश ही है पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट के देशों के लिए पाकिस्तानी लोग मुसीबत बन चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई गल्फ देशों ने पाकिस्तानी प्रवासियों को लेकर चिंता जताई। ये जानकारी प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की स्थायी समिति के दौरान पता चली। पाकिस्तानी प्रवासियों के सचिव डॉक्टर अरशद ने इस बात की जानकारी दी है कि सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने प्रवासी पाकिस्तानियों को लेकर आपत्ति जताई है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी में बताया गया है कि उम्रा वीजा पर जो लोग जाते थे उनमें जितनों को भी गिरफ्तार किया गया उनमें मोस्टली 90% पाकिस्तानी ही थे। जी हाँ, तो वहीं के स्थानीय महिलाओं के वीडियो बनाते नजर भी आए हैं ये लोग। यानी कि जितनी ज्यादा नीच हरकत हो सके पाकिस्तानी इन कंट्रीज में जाकर के करते हैं और भिखारी देश आतंकिस्तान को बदनाम करते हैं, जो वाकई में आतंकियों के लिए तो बदनाम था ही, अब भिखारी और अन्य तरीके से भी ये संबोधित होने लगा है पाकिस्तान। तो दोस्तों वही बता दें, ग्वादर पोर्ट से निकलेगा पाकिस्तान के टूटने का क्या रास्ता? बंगालियों की तरह बढ़ रहा बलूचों का विद्रोह। जी हाँ, पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह शहर ग्वादर में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बलूचों के प्रदर्शन को कुचलने में अब शहबाज शरीफ की सरकार और देश की सेना बुरी तरह से नाकाम हो रही है। सेना की खतरनाक कार्रवाइयों के बाद भी बलूचों का विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। ग्वादर पोर्ट अरब सागर पर पाकिस्तान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है और ये $60 अरब वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक प्रमुख मार्ग है, लेकिन बलूचों का प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया है कि ग्वादर पोर्ट काफी मुश्किलों में पड़ गया है। तो वहीं बता दें, रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। कहा, बंगाल और झारखंड का रवैया इनके प्रति नरम है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत में रोहिंग्या घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं तथा जनसांख्यिकी में बदलाव आने का खतरा वास्तविक और गंभीर है। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रोहिंग्या लगातार भारत बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल करके भारत में आ रहे हैं और कई राज्य जनसांख्यिकी बदलाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम भारत बांग्लादेश सीमा के केवल एक हिस्से की पहरेदारी कर रहा है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र अभी भी
खुला हुआ है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार इन घुसपैठियों के प्रति नरम रुख अपना रही है और इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खास करके ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि राज्य बांग्लादेश से आने वालों को शरण देगा, जिसका पड़ोसी देश की सरकार ने भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि असम और त्रिपुरा सरकारों ने इस मामले में बड़े कदम और कड़े कदम उठाए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस ने कई मौकों पर कई रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों हिमंता ने कहा कि असम अब रोहिंग्या के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा, क्योंकि हम नरम नीति को नहीं अपनाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नरम नीति अपनाई जाती है। तो दोस्तों वही बता दें, क्वाड के फैसले से भड़का चाइना, जापान के अमेरिका और भारत के साथ एक्शन पर जता दिया विरोध। जी हाँ, चीन ने जापान पर अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के दौरान उनके खिलाफ महाहानिकारक हमले करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने एक दिन पहले जापान दूतावास में मिशन उप प्रमुख अकीरा योकोची के साथ बैठक के दौरान हालिया घटनाक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बयान के अनुसार लियू ने कहा है कि चीन पर जापान के महाहानिकारक हमले दोनों देशों के बीच रणनीतिक व पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के उसके रुख के विपरीत है। तो वहीं बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर, कहा संवैधानिक पद के लायक नहीं है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बता दें किसने ये याचिका दायर की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच चल रही अनबन की अटकलों पर विराम लगा ही था कि अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पद से हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। ये याचिका डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील मंजेश कुमार यादव ने याचिका दायर की है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में लिखा गया है कि केशव के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, वो संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते। दरअसल 14 जुलाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन पर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने संगठन को बड़ा बताया था। मंजेश यादव ने याचिका में कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है, साथ ही सरकार की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। भाजपा, राज्यपाल और चुनाव आयोग सभी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या खंडन न होना इस मुद्दे को और ज्यादा जटिल बनाता है। जी हाँ, अब इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस मुद्दे पर। तो वहीं हमको तोड़ रही है टीएमसी। जी हाँ, कांग्रेस की ममता से नजदीकियों पर अधीर रंजन चौधरी ने खोया आपा, आला कमान पर बरस उठे। दरअसल पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी आला कमान से उखड़े हुए हैं। वो 2024 में बहरामपुर सीट से जीत का छक्का लगाने से चूक गए। उन्हें पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने 74,000 वोटों के भारी अंतर से मात दे दी। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने पीसीसी पद से इस्तीफा दे दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने अब बंगाल के कांग्रेस इकाई का टीएमसी के प्रति नरम रुख अपनाने का कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को हर दिन पीटा जा रहा है और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। तो वहीं बता दें, सचिन पायलट का बयान, कहा अनुराग ठाकुर की भाषा निंदनीय है, संसद में ऐसी भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य। दरअसल कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि संसद में बैठे लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने टोंक में संवाददाताओं से कहा कि मुझे बड़ा खेद है कि जिस प्रकार के वक्तव्य कल सदन में दिए गए विपक्ष के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। जाति, धर्म, समाज की बात करना संसदीय प्रणाली में शोभा नहीं देता और ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। दोस्तों आपको बता दें, अनुराग ठाकुर के बयानों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया और कह दिया कि कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश रची है। अगर किसी ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो उसमें भड़कने वाली क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। कौन सही कौन गलत बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, मुस्लिम समाजवादी पार्टी नेता पर लगा गैंग रेप का आरोप। अयोध्या में 30 घंटे तक नहीं लिखी गई रिपोर्ट, पीड़िता की मां को दी गई धमकी। जी हाँ दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में एक गैंग रेप का मामला उजागर होने के बाद से हाहाकार मच गया है। दरअसल अयोध्या में मुस्लिम सपा नेता और उसके कर्मचारियों पर नाबालिग से गैंग रेप करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप लगा है। मामला थाना पुराल कलंदर के भदरसा कस्बे का है। मामला तब खुला जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। 2 महीने के बाद लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तब उसके परिजन डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर जांच के बाद लड़की गर्भवती पाई गई। बता दें, वहां के चौकी क्षेत्र भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोहिद खान की बेकरी की दुकान है, जहां पर कुछ महीने पहले पीड़िता अपनी मां के साथ मजदूरी करके वापस आ रही थी। रास्ते में मोहिद की दुकान में कुछ सामान लेने के लिए इसी दौरान दुकान में काम करने वाला राजू और उसके मालिक मोहिद ने पीड़ित से भारी भारी सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात यह है, 30 घंटे तक कोई रिपोर्ट
नहीं लिखी गई, पीड़िता की मां को भी धमकी दी गई बहरहाल अब माना जा रहा है कि इस पर धड़ाधड़ और लगातार बड़े एक्शन होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि आज भी भारत में अगर मुद्दा बड़ा है तभी आरोपी पर सजा होती है, आरोपी पर केस होता है, पुलिस भी उसके पीछे तभी पड़ती है जब केस हाई प्रोफाइल होता है, वरना छोटे छोटे केसों को आज भी दबा दिया जाता है। इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रियल प्रॉब्लम है, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, ताकि आप भी अपने राय के हिसाब से भारत को और ज्यादा सुदृढ़ और भारत को और ज्यादा विकसित बना सके। तो राय देना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।